जी हाँ, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। ठंड का मौसम है और आप लोगों ने कहा था कि सर एक वाक्य पर हमको एक वीडियो चाहिए, आपने कहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को, ठीक है, इसमें हमने कंसेप्ट प्लस, ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों को एक साथ रखने में मुझे समय लगा। और देखिएगा, कंसेप्ट ऐसा मैं आपको तैयार कराऊंगा, ठीक है, इसको दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले कि वाच्य किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। वच धातु से, ठीक है, कर्म यानी कर्मवाच्य के अर्थ में, या ठीक ठीक है, णत प्रत्यय के योग से वाच्य शब्द बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहे जाने या बतलाए जाने योग्य कथन को हम कहते हैं। वाच्य का यानी कहने योग्य कथन को हम क्या कहते हैं, उसको हम वाच्य कहते हैं। और देखिएगा, ये जो कथन होता है हम विभिन्न शैलियों से प्रकट करते हैं, इसलिए इसको बोलने की जो शैली होती है उसको ही हम व्याकरण की भाषा में वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्यस्य कथन शैली एवं वाच्यम, यानी वाक्य के कहने की शैली को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में एक क्रिया प्रधान रहती है, क्रिया जरूर होती है। उस क्रिया के द्वारा कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या फिर भाव प्रमुख है। ठीक है, जो क्रिया के द्वारा कहा जाए उसको ही हम वाच्य कहते हैं। और इसको संस्कृत में देखिएगा, क्रियायाः येन रूपेण वाक्ये कर्तुः कर्मणः भावस्य प्रधानता ज्ञायते तदेव वाच्यम। कहा कि क्रिया की जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, जिसे जाना जाए उसको ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ये बताया। और कहा कि संस्कृत में 3 वाच्य हैं। ठीक है, तो 3 वाच्य क्या क्या हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इनके प्रत्येक के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, कहा कि जिस वाक्य में क्रियापद का प्रयोग, यानी क्रियापद का प्रयोग, यानी जैसे जाता है ना, तो राम जाता है, यहाँ देखिएगा राम जाता है, यहाँ जाना क्या है, ये क्रिया है। तो ये जो क्रियापद के अनुसार, ठीक है, क्रियापद का जो प्रयोग हो वो कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, जैसे संस्कृत में गच्छति है, पठती है, हंसती है ना, इत्यादि क्रियापद हैं। इन क्रियापदों का प्रयोग यदि आप कर्ता के अनुसार करते हो, ठीक है, कर्ता के अनुसार से तात्पर्य यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार। यदि क्रियापद यहाँ पर प्रथम पुरुष का है तो कर्ता भी आपको प्रथम पुरुष का ही लेना होगा। क्रिया यदि, ठीक है, मध्यम पुरुष की है तो आपको कर्ता भी मध्यम पुरुष का ही सिलेक्ट करना होगा। तो इसको ही यहाँ पर बताया गया है, क्रियापद का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देखिएगा, कर्तृवाच्य जो शब्द नाम दिया है, यहाँ पर कर्ता वाच्य होने के कारण, यानी कर्ता का कथन प्रमुख रूप से कहे जाने के कारण से इसको कर्तृवाच्य कहा। सिंपल शब्दों में इसके उदाहरण को देखते हैं। देखिएगा, बालकः विद्यालयं गच्छति, ये इसका उदाहरण है। और ध्यान रखिएगा, ये जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य का फॉर्मूला 1 2 1, यानी 121 आप याद रखिएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देखिएगा, बालक यहाँ पर प्रथम से तात्पर्य, फर्स्ट से तात्पर्य यहाँ पर देखिएगा प्रथमा विभक्ति। कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और कर्म यहाँ पर द्वितीया विभक्ति में, यहाँ 2 से तात्पर्य द्वितीया विभक्ति। और यहाँ पर क्रियापद यहाँ पर देखिएगा कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रियापद होगा। आपसे सवाल पूछ देगा, कर्ता के अनुसार क्रियापद किस वाच्य में चलता है।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कर्तृवाच्य में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बताया। और देखिएगा इसको और स्पष्ट तरीके से अगर हम समझें तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रियापद में वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार देखा जा सकता है। यानी बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत समझना आपको आवश्यक है। कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रियापद में जो वचन तथा पुरुष जो होता है वो कर्ता के अनुसार होगा, ध्यान रखिएगा। ये कर्तृवाच्य का फॉर्मेट यही था। और आगे देखते हैं कर्मवाच्य को। देखिएगा कहा कि जिस वाक्य में कर्म के आधार पर क्रियापद परिवर्तन हो, ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में कर्म के आधार पर क्रियापद का परिवर्तन हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। देखिएगा इस वाच्य का मतलब कहने की शैली है ना, तो उस कथन की शैली के द्वारा जहाँ पर कर्म को प्रधान बना दिया जाए उसको हम कर्मवाच्य, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसके उदाहरण को अगर हम देखें तो देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है। अब देखिएगा ये उदाहरण है, मुकुंदेन फलम खाद्यते। यहाँ पर मुकुंद है मूल शब्द, ध्यान रखिएगा, मुकुंद है मूल शब्द, मुकुंद लड़का का नाम है और इसी का तृतीया का एक वचन में मुकुंदेना बनेगा। जैसे बालक है तो बालकेना, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, मुकुंदेन फलम खाद्यते, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर अब कर्मवाच्य में कर्ता में मुकुंद यहाँ पर कर्ता है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों में अंतर यही है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति यहाँ पर देखिएगा फलम है और इस फलम एक होने के कारण से इसके अनुसार ही आपने क्या कर दिया, खाद्यते बनाया, ठीक है। और इसके जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो क्रियापद है वो अलग बनता है, उसको भी मैं समझाऊंगा अभी लास्ट में, अभी आएगा स्टेप बाय स्टेप। इसी प्रकार से देखिएगा इसका भी फॉर्मेट आप कैसे याद करेंगे, 311 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में और कर्म में एक वचन हो तो इसमें भी एक वचन। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, कर्मवाच्य में ज़्यादा समस्या आ रही है ना आप लोगों को। अब देखिएगा यहाँ पर कर्ता तृतीया में है और यहाँ पर फले क्या है, ये द्विवचन का है, इसलिए आपको यहाँ पर क्रियापद में भी द्विवचन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा कि मुकुंदेन फले खाद्यते, खाद्यते, ध्यान रखिएगा। अभी रूप कैसे चलता है इसको बताऊंगा। और अगला देखिएगा इसी में बहुवचन का भी अभ्यास है, ठीक है। मुकुंदेन ये तृतीया का है और ये यहाँ पर बहुवचन है तो इसमें भी देखिएगा बहुवचन आप रखेंगे। यहाँ द्विवचन था तो इसलिए आपने यहाँ पर द्विवचन। कर्म में जहाँ एक वचन रहे वहाँ पर क्रियापद में भी एक वचन रखना है, कर्म में जहाँ द्विवचन रहे वहाँ पर कर्म क्रियापद में भी द्विवचन रखना है, कर्म में जहाँ बहुवचन रहे वहाँ आपको क्रियापद में भी बहुवचन रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा फलानी है यहाँ पर बहुवचन का, तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया, फलानी के साथ में आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फलानी खाद्यन्ते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इसको अगर हम संक्षेप में समझ लें तो देखिएगा ये क्या कहता है, इसको देख लेते हैं, एक इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको समझ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कर्मवाच्य में कर्तृपद, कर्तृपद से तात्पर्य कर्ता, कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में रहेगा और कर्मपद प्रथमा विभक्ति में, यानी कर्म जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगा। और देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और कर्म के वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन होगा, यानी कर्म को देख करके जब हम जहाँ परिवर्तन करें उसको हम कर्मवाच्य कहेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम चलते हैं भाववाच्य की तरफ। भाववाच्य को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इनके क्रियापदों को कैसे निर्माण करते हैं इसको भी समझाऊंगा। भाववाच्य की बात करें तो जिस वाच्य में भाव या क्रिया का अपना अर्थ प्रधान हो। देखिएगा भाव हमेशा एक वचन में ही रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, एक वचन, ठीक है। तो भाव या क्रिया का अपना अर्थ जहाँ पर प्रधान हो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण को देखिएगा कि मया हस्यते, मया हस्यते,
मेरे द्वारा हंसा जाता है। और बालकेन भूयते, और भाववाच्य में कर्म नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, कर्म का अभाव रहेगा। इसमें केवल आपको दो चीज आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिएगा, यहाँ कर्ता है तृतीया विभक्ति में, और क्रियापद है यहाँ पर हमेशा प्रथम पुरुष, ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही, ठीक है, और कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में। ये भाववाच्य का कंसेप्ट है। और देखिएगा, क्रियापद हमेशा आत्मनेपद प्रथम, देखिएगा ये प्रथम है ना, प्रथमा दिया है ना, ये प्रथम पुरुष समझ लीजिएगा इसको, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, इसको नोट करेंगे आप लोग अच्छे से। और कर्ता तृतीया विभक्ति में, जैसे मया आप देख रहे हैं, जैसे आप बालकेन दिख रहे हैं, और हस्यते भूयते ये हमेशा एक वचन में ही रहेगा, लेकिन कर्तृवाच्य से भिन्न क्रियापद होगा, उसको बनाने का नियम मैं यहाँ पर समझाऊंगा, देखिएगा, ठीक है। अब भाववाच्य के थोड़ा संक्षेप में अगर हम इसको कंक्लूड करें, देखिए भाववाच्य को, भाववाच्य में कर्तृपद तृतीया विभक्ति में, कर्तृपद से तात्पर्य कर्ता तृतीया विभक्ति में, क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, ठीक है। क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, चाहे कितने भी बहुवचन का ही वाक्य क्यों ना हो, हमेशा क्रियापद, ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, इसको नोट करिएगा। देखिएगा, इसको समझ लेते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में क्रियापद की स्थिति, ये आप इसको मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में, ठीक है, भाववाच्य में जो क्रियापद चलता है वो अलग होता है। जैसे गच्छति है तो इस गच्छति का प्रयोग आप नहीं कर सकते कर्मवाच्य और भाववाच्य में, ध्यान रखिएगा इस बात को। गच्छति की जगह पर आप गम्यते का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। उक्त दोनों वाच्यों में सार्वधातुक, अर्थात सार्वधातुक एक कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें लट लोट लंग और विधिर लिंग लकार होते हैं, ठीक है। तो कहा कि लोट, देखिएगा, सार्वधातुक लकारों में, ठीक है, धातु और प्रत्यय के बीच में य लगाया जाता है, ठीक है ना। तो यानी धातु और प्रत्यय के बीच में य लगाते हैं। आप सार्वधातुक छोड़ दीजिएगा, जब आप कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियापद बनाते हैं तो धातु और प्रत्यय के बीच में य लगा देते हैं, और धातु का रूप हमेशा आत्मनेय पद में ही रहेगा, परस्मैय पद में नहीं रहेगा, गच्छति नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये ती अंत में नहीं रहेगा कभी भी। कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया में हमेशा ते वाले रूप चलेंगे, ते वाले, जैसे आपने देखा होगा गम्यते, पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, तो इसलिए आप अंत में ते देखते हैं क्योंकि ये आत्मनेय पद रूप होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, उदाहरण के तौर पर हम इसको देख लेते हैं। जैसे भू धातु है और बीच में य प्रत्यय लगा दिया, और देखिएगा यहाँ पर ते हमने प्रयोग कर दिया, तो भूयते, भूयते यानी होता है। इस भवती, इस क्रियापद का आत्मनेय यानी जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो क्रियापद होगा वो भूयते होगा, ठीक है। तो ये आत्मनेय पदी प्रत्यय है, और ये जो है वाच्य में लगने वाला प्रत्यय है, और ये धातु है मूल। और इसी प्रकार से देखिएगा, पठ धातु है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करते जा रहा हूँ। पठ धातु है, ठीक है, यह प्रत्यय है और ये आत्मनेय पद का प्रत्यय है, तो पठ्यते। गम धातु है तो गम्यते, लिख धातु है तो लिख्यते, दृश्य धातु है तो दृश्यते, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसी प्रकार जो लट लकार में किस प्रकार से रूप चलेगा इसको भी समझ लीजिएगा। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, इस प्रकार से रूप चलते हैं, ठीक है। जैसे लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते, लिख्यसे, लिख्येथे, लिख्यध्वे, लिखे, लिख्यावहे, लिख्यामहे, ये तो लिख धातु का था। इसी प्रकार से हस धातु का हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते, हस्यसे, हस्येथे, हस्यध्वे, हस्ये, हस्यावहे, हस्यामहे, इसी प्रकार से सभी धातुओं का रूप चलेगा। और आपको केवल लट लकार में ही प्रश्न पूछता है, तो इसलिए लट लकार का ही यहाँ पर रूप दिया हूँ। आगे देखिएगा, ठीक है, दा, स्था, मा और पा और गई, इन धातुओं का
अंतिम स्वर ई में बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे दा धातु है तो आप कर्मवाच्य और भाववाच्य का अगर क्रियापद आप बनाएंगे तो दीयते बनेगा। पा धातु है तो पीयते, गई धातु है तो गीयते, स्था धातु है तो स्थीयते, मा धातु है तो मीयते, ज्ञा धातु है तो ज्ञायते। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर ई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु होने के कारण से यहाँ पर रख दिया। पता चल रहा है इसमें भी आप गीयते कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ प्रमुख धातुएं जो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, देखिएगा। भू धातु यानी होना, भवती का भूयते बनेगा, क्री धातु करोति का क्रियते, पच धातु पकाना पच्यते बनेगा, ची धातु का चयन करना होता है, चुनना होता है, चीयते बनेगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में। हसति का हस्यते, शृणोति का श्रूयते, वदति का उद्यते बनेगा। ध्यान रखिएगा, वदति का उद्यते बनेगा, इसको नोट करिएगा अच्छे से। नी धातु का नीयते, वस धातु का उष्यते बनेगा, इसको भी नोट करिएगा। देखिएगा, जयति का जीयते यहाँ पर बनेगा, इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। सकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य ही होते हैं। सकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ही होंगे। देखिएगा, धातु दो प्रकार के होते हैं। पिछले बार आपसे प्रश्न पूछा है कि सकर्मक और अकर्मक का संबंध किसके साथ होता है, सकर्मक और अकर्मक का संबंध किसके साथ होता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये धातुएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिन धातुओं में कर्म की आवश्यकता पड़ती हो उसको सकर्मक कहते हैं, जिन धातुओं में कर्म की आवश्यकता ना पड़ती हो उसको हम अकर्मक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सकर्मक धातुओं से ही कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होते हैं और अकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य और भाववाच्य होंगे, इसको नोट करिएगा। स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। भाववाच्य और कर्मवाच्य का क्रियापद हमेशा आत्मनेपद में रहेगा। भाववाचक के क्रियापद एक वचन में ही अवस्थित रहेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये प्रथम पुरुष एक वचन में ही अवस्थित रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका अगर ज्वाइनिंग करने में आप लोगों को समस्या आ रही है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं उसको, लिंक को, ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, भाववाच्य विशेषतः विशेष रूप से निम्नलिखित अकर्मक धातुओं में ही हम देखते हैं भाववाच्य, जैसे लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्यर्थम, धातुगणम ते अकर्मकम आहुः। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि लज्जा का मतलब होता है लज्जित होना, लज्जते यहाँ पर क्रियापद बनता है। सत्ता का मतलब होना, स्थिति का मतलब होता है ठहरना, और जागरण का मतलब होता है जागना, वृद्धि का मतलब बढ़ना, क्षय का मतलब घटना, भय का मतलब होता है डरना, जीवित का मतलब होता है जीना, मरण का मतलब मरना, शयन का मतलब सोना, क्रीड़ा का मतलब खेलना, रुचि का मतलब इच्छा करना, दीप्ति का मतलब प्रकाशित होना। तो ये जो यहाँ पर जितने भी धातुएं दी गई हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, अकर्मक धातुएं हैं। आपसे कई बार पूछ लेता है कि अकर्मक धातुएं कौन सी हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को दर्शाया है, ठीक है। और इससे भिन्न जो धातुएं होंगी वो सकर्मक होंगी। अब देखिएगा, लट लकारगत परिवर्तन, क्योंकि कंसेप्ट आपका लट लकार में ही पूछेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले छात्रः पाठम पठति, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो छात्र है तो इसको तृतीया एक वचन में ले जाएंगे, तृतीया एक वचन में ले जाने पर क्या बनेगा, छात्रेण बन जाएगा। पाठम है तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो कर्मवाच्य में पाठः होना चाहिए था, यहाँ पर पाठः होगा, ठीक है ना। छात्रेण पाठः पठ्यते यहाँ पर हो जाएगा राइट। इसी प्रकार से देखिएगा, रमा फले खादति, यहाँ फले है ना, ये द्विवचन में है, ठीक है, तो इसलिए रमया फले खाद्यते बनेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थिनः रोटिकाः खादन्ति, रोटिकाः यहाँ बहुवचन में है, तो विद्यार्थिनः का विद्यार्थी भी, रोटिकाः खाद्यन्ते, क्योंकि रोटियां बहुत सारे हैं, है ना, इसलिए आपने खाद्यन्ते कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, मोहनः त्वां पश्यति, मोहनेन त्वं दृश्यसे, नकुलः युवां ताडयति, नकुलेन युवां ताड्यते,
गुरवः युष्मान् उपदिशन्ति गुरुभिः यूयम् उपदिश्यध्वे पार्वती मां स्मरति पार्वत्या अहम स्मरे। और कहा कि भगिनी आवाम अवलोकयति भगिन्या आवाम अवलोक्या वहे शिक्षिका अस्मान् आह्वयन्ति शिक्षकैः शिक्षकाः, ध्यान रखिएगा, शिक्षकैः वयम आहूयामहे। तो ये जो देखिएगा यहाँ पर जो परिवर्तन आपको देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है, ये नोट करने की चीज़ है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रश्नों के साथ में है। जिस क्रिया का वाच्य कर्म हो उसे कहते हैं, जिस क्रिया में, ठीक है, कर्म की प्रधानता हो उसको हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, आभया पत्रम लिख्यते, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा आभया है, ये देखिएगा सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का है, तो कर्मवाच्य में हमेशा ध्यान रखिएगा आभया तृतीया एकवचन का है तो इसको प्रथमा एकवचन में ले जाएंगे तो आभा बनेगा। पत्रम है तो ये नपुंसक लिंग का है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान बनने के कारण से इसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो आभा पत्रम लिखति, यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भवान वपति का कर्मवाच्य होगा, भवान वपति, वपति का ध्यान रखिएगा, वपति का, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उप्यते बनता है इसका जो क्रियापद है, इसलिए ये अभ्यास कराना था, इसलिए आपको यहाँ पर दिया हूँ। तो भवान का, भवान शब्द का तृतीय एकवचन में क्या बनेगा, भवता बनेगा, तो भवता उप्यते यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिएगा, बालकः स्नानं करोति का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या बनेगा, तो बालकः स्नानं करोति, बालक का तृतीय एकवचन में ले जाएंगे तो बालकेन बन जाएगा, है ना, तो यहाँ दो ऑप्शन है, बाकी दो तो कट गए हैं। स्नानम है, ठीक है, तो स्नानम है नपुंसक लिंग का है तो स्नानम ही रहेगा, और करोति का क्या बनेगा, क्रियते बन जाएगा, तो बी, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि कर्मवाच्य में, कर्म में क्या विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, हमेशा कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और फिर से, ठीक है, कर्तृवाच्य में कहा कि कर्तृवाच्य में क्रियापद किसके अनुसार चलता है, कर्तृवाच्य, ध्यान रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है कि कर्ता के अनुसार क्रियापद चलेगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उससे पहले फिर से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन की पीडीएफ के लिए आप लोग संस्कृत बाय सागर सर इस चैनल से जुड़ेंगे, टेलीग्राम चैनल से, ध्यान रखिएगा, और समस्या आ रही हो तो आप लोग लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, तुम चित्रम पश्यसि का कर्मवाच्य होगा, यानी तुम चित्र देखते हो, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, तुम यहाँ पर क्या है, युष्मत शब्द का है, इसका तृतीय एकवचन में क्या बनेगा, त्वया बनेगा, तो ये तो खत्म, बाकी तीन ऑप्शन में है। चित्रम है तो चित्रम ही रहेगा, नपुंसक लिंग का है तो इसलिए ये भी खत्म, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर त्वम चित्रम, ठीक है, अब त्वया चित्रम यहाँ पर हो जाएगा दृश्यते, ठीक है ना, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वम चित्रम पश्यसि का त्वया चित्रम दृश्यते, ध्यान रखिएगा, ये जो पश्यति है ना, इसका जो कर्मवाच्य का रूप होगा वो यहाँ पर दृश्यते बनेगा क्रियापद, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना, तो कहीं पता चल रहा है इसको पश्यते कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापद कर्मवाच्य से संबंध नहीं रखता है, भीयते, ये बिभेति है ना, बिभेति यानी डरता है, इसका यहाँ पर कर्मवाच्य का यहाँ पर या भाववाच्य का इसमें भीयते बनेगा, और पश्यति का यहाँ पर क्या बनता है, दृश्यते, और स्तौति यानी स्तुति करता है, ठीक है, उसका यहाँ पर स्तूयते बनेगा, और पश्यते यहाँ पर नहीं बनता है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध जो है कर्मवाच्य के क्रियापद से नहीं है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में विभक्ति होती है, कर्म और भाववाच्य के कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा, बी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि राष्ट्रपतिना राष्ट्रः संबोध्यते का कर्तृवाच्य क्या होगा,
राष्ट्रपतिना राष्ट्रः संबोध्यते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब आप कर्तृवाच्य आपसे पूछा है तो कर्तृवाच्य का फॉर्मेट है 121 है ना। तो देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति ना, इसको आप प्रथमा एक वचन में ले जाएंगे तो राष्ट्रपति ही बन जाएगा। राष्ट्रम राष्ट्र है तो इसको द्वितीय विभक्ति में ले जाएंगे तो राष्ट्रम बनेगा। और संबोध्यते का संबोधयति बनेगा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा राइट। बाकी यहाँ पर गलत है, सब ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही राष्ट्रम संबोधयति। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर धावकाः होना चाहिए था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, धावकाः होना चाहिए था। ठीक है, धावकाः का मतलब दौड़ने वाले। ठीक है, दौड़ने वाला उसको धावक कहते हैं, यहाँ बहुवचन है तो इसको धावकाः। धावकाः धावन्ति, यानी धावन्ति का मतलब दौड़ते हैं। तो कहा कि जो दौड़ने वाले दौड़ते हैं, यहाँ इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का है तो इसको आप ले जाओगे तृतीया बहुवचन में, ध्यान रखिएगा। तो बनेगा क्या, धावकैः बन जाएगा, ये तो गलत है। ठीक है, बाकी देखिएगा धावकैः है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है, धावन्ति है ना। तो धावकैः क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इसको, धावकैः धाव्यते। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर्म नहीं है तो इसलिए क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। छात्रः उपविशति, यह वाक्य किस प्रकार का है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वाक्य है कर्तृवाच्य का है, ये पिछले बार पूछा गया है यूपी टेट में, इसलिए इस प्रश्न को रखा हूँ। कर्तृवाच्य का वाक्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रामः गच्छति का भाववाच्य क्या होगा, रामः गच्छति का भाववाच्य। ठीक है, तो राम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीया एक वचन में रामेण हो जाएगा। तो रामेण यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और गच्छति का यहाँ पर भाववाच्य में अभी आपको बताया कि क्रियापद जो है अलग बनती है, तो ये तो नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निर्देश रिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनिएगा। रिक्त स्थान में सही विकल्प को चयन करना है। अधुना गीता पठ्यते, ये जो वाक्य है देखिएगा, पठ्यते यहाँ पर कर्मवाच्य का है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा कर्ता तृतीया विभक्ति का होना चाहिए। भक्तः यहाँ पर प्रथमा का है, भक्तेन यहाँ पर तृतीया का है, भक्तः यहाँ प्रथमा का है और भक्तेभ्यः यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भक्तेनः। नेक्स्ट देखिएगा 15वें प्रश्न को देखते हैं। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा विधीयते यानी विदधाति। ठीक है, विदधाति इस क्रियापद का, ठीक है, इस क्रियापद का कर्मवाच्य में विधीयते बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा ये वाक्य भी कर्मवाच्य में है, तो यहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति का ही कर्ता ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मूढ़ै ही यहाँ पर तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए आपका आंसर सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वैः जनैः सम्प्रति डैश श्रूयते, यानी यहाँ देखिएगा यहाँ कर्म नहीं है तो कर्म यहाँ पर क्या आएगा, श्रूयते यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य का है, तो एक वचन का है, तो आपको एक वचन का ही यहाँ पर कर्म ढूंढना है। तो यहाँ पर कथा एक वचन का है, प्रथमा का है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, परोपकारी सदैव डैश करोति, परोपकारम परोपकारः परोपकारेण परोपकारः। ध्यान रखिएगा ये जो वाक्य है कर्तृवाच्य का है, तो कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है हमेशा द्वितीया विभक्ति में होता है, तो द्वितीया विभक्ति का यहाँ पर शब्द है परोपकारम। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आचार्याः पाठयन्ति है ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का है, कर्म नहीं है, तो कर्म हमेशा कर्तृवाच्य में द्वितीया विभक्ति का होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, छात्रान यहाँ पर हो जाएगा। आचार्याः छात्रान पाठयन्ति, आचार्य जो हैं छात्रों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छात्राः यहाँ पर बहुवचन का है, ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष बहुवचन का ही क्रियापद आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वदति नहीं होगा, वद्यन्ते नहीं होगा, उद्यते नहीं होगा, यहाँ पर वदन्ति हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है, तो इनमें से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य है। सह गृहं गच्छति, ये तो कर्तृवाच्य का है। तेन गृहं गम्यते,
सह गृहम गच्छति ये भी कर्तृवाच्य का है, तेन गृहम गम्यन्ते ये वाक्य गलत है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाववाच्य में क्रिया होती है एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, उपयुक्त सभी में। तो हमेशा आपको बताया कि भाववाच्य का जो क्रियापद होता है वो हमेशा एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस क्रिया का वाच्य भाव हो उसे कहते हैं, ठीक है, जिस क्रिया का वाच्य भाव हो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। सिंपल सी बात ये है ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सह हसति इसका भाववाच्य होगा। सह का आप तृतीया एक वचन में ले जाएंगे तो बनेगा तेन हो जाएगा, है ना। और हसति का यहाँ भाववाच्य कहाँ है, तो भाववाच्य में हमेशा क्रियापद एक वचन में ही रहेगा, तो इसलिए हस्यते हो जाएगा। तो तेन हस्यते यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाच्य में क्रियापद हमेशा आत्मनेपद एक वचन में ही रहता है, तो भाववाच्य में ही हमेशा एक वचन में रहेगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहा कि अहम त्वाम पश्यामि इसका कर्मवाच्य होगा। अहम को ले जाइएगा तृतीया एक वचन में तो बनेगा मया, यहाँ पर बनेगा, बाकी ये तो गलत है, ठीक है। और त्वाम को परिवर्तन कर दीजिए किसमें, प्रथमा विभक्ति में, तो बनेगा यहाँ पर त्वम बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर त्वम है एकमात्र और दृश्य से आपका यहाँ पर, ठीक, क्योंकि त्वम यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष का कर्ता है, इसलिए आपको कर्म भी यहाँ पर मध्यम पुरुष, क्रियापद भी आपको यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन का ही रखना होगा, तो इसलिए यहाँ पर बनेगा आपका आंसर मया त्वम दृश्य से। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग संपूर्ण कंसेप्ट को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है और आंसर्स ये रहे। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।